पेज नंबर 96 नोट 1. The accommodation can be either furnished or non-furnished. Accommodation furnished भी हो सकती है, non-furnished भी हो सकती है. There is no difference in tax treatment. ये लो. There is no difference in tax treatment in both cases. दोनों केसेस में टैक्स ट्रीटमेंट में कोई फर्क नहीं होगा. चाहे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को फर्नीचर घर में रख के दे, चाहे ना रख के दे, 45% ऑफ बेसिक सैलरी ऐड करना है, वो काफी है. रोजाना आया करें. ओके. Now come on page 97. FR2 वाले आगे हाथ खड़ा करें. नहीं आए अभी. सर मैथ की क्लास कहोगे खत्म? कितने लोग आए हैं उधर से? हाथ खड़ा करें. बाकी किधर है? आपने क्लास लिया आज? हाँ, अच्छा. जी भाई, कौन सी क्लास से आ रहे हो? कौन सी? हॉस्टल से आ रहे हो? भाई कौन सी क्लास से आ रहे हो? वो पता नहीं कब का आगे बैठा हुआ है. अच्छा. आ जाइए, फर्स्ट रो में इधर हो जाए. आ जाओ आ जाओ आ जाओ. दोबारा स्टार्ट. ओके, पेज 96 पे आए. नोट नंबर 1 सफ़े के एंड पे. मेरे भाई, ऐसा भी हो सकता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को फर्नीचर के साथ घर दे, ऐसा भी हो सकता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को फर्नीचर के बगैर घर दे. दोनों सूरतों में कोई फर्क नहीं है. ट्रीटमेंट विल बी सेम जो कल पड़ी थी. 45% ऑफ बेसिक सैलरी और अमाउंट दैट वुड हैव बीन हायर. पेज 96 नोट 1. The accommodation can be either furnished or there is no difference in tax treatment. बस ये नोट 1 टिक कर लें. Okay, now come on page 97. Self hiring of property. Self hiring of property. ये एक बड़ा अजीब सा कॉन्सेप्ट है. एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय बैठे हुए थे. एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर से कहा, सर माशाल्लाह आप बड़े ज़बरदस्त कपड़े आज पहन के आए हैं, मुझे ना एक घर ले दें. हद हो गई. कामरान तुम्हें क्या हो गया है? तुम कैसी बातें करते हो? अच्छे भले होते थे तुम. सर बस ले दें सर, बस हो गया मेरी. घर दामाद बनाऊं, बस हो गया मेरी. तो मिसाल के तौर पे बीवी के घर में रहता हूं, घर वाइफ के नाम है या उसके नाम भी हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो एम्प्लॉयर ने कहा, भाई जब तुम घर में रहते हो तो फिर क्यों मेरे से घर मांग रहे हो? तो कहते हैं कि
बस सर ले। तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के घर गया और कहा चलो ठीक है सामान निकालो, 20 बच्चे लेके आओ और इधर खड़े हो जरा। तो सामान निकाला, 20 बच्चे जो है वो आ गए। अब सारे लोग बाहर खड़े हैं, सामान बाहर है, 20 बच्चे बाहर है, एम्प्लॉयर बाहर है, एम्प्लॉय बाहर है, घर के अंदर जिन है। अब एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय से कहा यार इस घर का आप क्या करोगे? एम्प्लॉय ने कहा किसी को किराए पे दूंगा और क्या करूंगा। तो एम्प्लॉयर ने कहा मुझे दे दो किराए पे। हाँ ठीक है, ये बात भी समझ आ रही है, ठीक है आप इस घर को फिर जैसे भी मर्जी इस्तेमाल करें, आपकी मर्जी है, ठीक है आप किराए पे ले लें। मैं मालिक हूं या मेरी बेगम मालिक है, जो भी मालिक है, आप ये घर किराए पे ले लें। अब कौन किसको किराया पे करेगा? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को किराया पे करेगा। एम्प्लॉय ये तुम्हारा घर है और तुम इस घर के अंदर रहते थे, अब तुम इस घर से बाहर आ गए हो, अब इस घर को जो है वो मैं इस्तेमाल करूंगा, तुम्हें क्या पे कर दिया करूंगा? किराया पे कर दिया करूंगा। अब एम्प्लॉय ने कहा सर वो जो आपने मुझे घर देना था वो, ने कहा जाओ जाओ अंदर मजे करो। अब एम्प्लॉय उसी घर के अंदर रहने लग गया। अब कमिश्नर खड़ा देख रहे ये गेम क्या हुई है, कहते ये कुछ हुआ है लेकिन समझ मुझे भी नहीं आ रहा हुआ क्या है। एम्प्लॉय भी उधर ही है, एम्प्लॉयर कह रहे मैंने तुम्हें घर दे दिया है, एम्प्लॉय को किराया भी आ रहा है, कहते ये कोई गेम हुई है। कहते इस पे मैं डबल टैक्स लगाऊंगा, ये जो है ना मेरी समझ से बालातर है, इस पे मैं डबल टैक्स लगाऊंगा। एक तो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को घर दिया हुआ है तो 45% ऑफ बेसिक सैलरी तो ऐड करूंगा, दूसरा एम्प्लॉय को किराया आ रहा है तो इनकम ऑफ प्रॉपर्टी के हेड में जाके इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में बेस पे टैक्स लगाऊंगा। इट इज कॉल्ड एज सेल्फ हायरिंग ऑफ प्रॉपर्टी। अपनी ही प्रॉपर्टी में रह रहे हैं लेकिन एम्प्लॉयर उस घर का क्या देने लग गया है? किराया देने लग गया है। दोबारा सुन लें बात, तो सफा दिखाएं जो कॉपी कराना है, दिखाएं, ज्यादा दूर से करा दें। हाँ यही वाला है, ठीक है बैठ जाए। तो मैंने ये कहा एम्प्लॉय बैठे हुए थे, एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर से कहा सर मुझे घर चाहिए, तो एम्प्लॉयर ने कहा तुम्हारा या तुम्हारी बीवी का घर तो है, तुम उसमें रहो। तो एम्प्लॉय ने कहा नहीं आपकी तरफ से चाहिए। तो एम्प्लॉयर ने कहा चलो ठीक है मैं तुम्हें घर नहीं लेके देता, उसी घर में रहो, वो मेरी तरफ से ही समझो, उस घर का मैं तुम्हें किराया दे दिया करूंगा, ठीक है। आप बताएं, नंबर 1 एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को किराया दे रहे और नंबर 2 जो किराया दे रहा होता है उसका रहने का हक होता है, लेकिन एम्प्लॉयर अपना ये हक भी छोड़ रहा है और एम्प्लॉयर कह रहे हैं मैं इसमें नहीं रहता, इसकी जगह तुम ही रह लो। अब एम्प्लॉय को 2 फायदे मिल रहे हैं, अपने ही घर में भी रहा और किराया भी साथ मिल रहा है। इट इज कॉल्ड एज सेल्फ हायरिंग। पढ़े, खुद भी रहा किराए पे भी दे दिया। इफ एम्प्लॉय और इज बीवी सलमा ओन्स अ हाउस, अगर एम्प्लॉय या उसकी बीवी घर ओन करे, विच इज गिवन ऑन रेंट टू एम्प्लॉयर, जो किराए पे किसको दे दिया, एंड एम्प्लॉयर हैज प्रोवाइडेड द हाउस, ऊपर बैक लिखें, एंड एम्प्लॉयर हैज प्रोवाइडेड द सेम हाउस बैक टू एम्प्लॉय, और एम्प्लॉयर ने यही घर एम्प्लॉय को दे दिया एज अ रेंट फ्री अकाउंट, यहां रहो तुमने किराया पे नहीं करना, देन इट विल हैव 2 फोल्ड इफेक्ट्स। नंबर 1, यहां पे थोड़ी रिलैक्सेशन है, प्रॉपर्टी के चैप्टर में लिखा हुआ था एक्चुअल किराया या फेयर मार्केट किराया विच एवर इज हायर, तो यहां थोड़ी रिलैक्सेशन है, सिर्फ एक्चुअल किराया ऐड होगा, फेयर मार्केट किराया अगर सवाल में गिवन हो तो इग्नोर करेंगे, थोड़ी सी रिलैक्सेशन है। रेंट एक्चुअली रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय फ्रॉम एम्प्लॉयर विल बी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, फेयर मार्केट रेंट विल बी इग्नोर्ड। हालांकि प्रॉपर्टी के चैप्टर में हमने पढ़ा था हायर ऐड होते हैं, चैप्टर 9 में ये पढ़ा था। आगे लिखे एंड इट विल तो लिखा ही हुआ है ना, एंड दोनों के दरमियान में, एंड इट विल ऑल्सो लिख दें ताकि बात अच्छी समझ आ जाए। एंड इट विल ऑल्सो बी अ परक्विजिट, इसके साथ साथ ये परक्विजिट होगा, एंड और इट विल के आगे लिखें ऑल्सो, एंड इट विल ऑल्सो बी अ परक्विजिट इन द फॉर्म ऑफ accommodation. 45% of basic salary will be added under the head salary. सैलरी में आप 45% ऐड करो। ओके, अगले सफे पे इसकी मिसाल नहीं है कोई,
अच्छा, पॉइंट नंबर 13, फिर न्यूमेरिकल्स शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 13, वेयर एन एम्प्लॉयर, कहता है मैंने बोनस पे टैक्स लगा दिया, मैंने ओवर टाइम पे टैक्स लगा दिया, मैंने गाड़ी देने पे टैक्स लगा दिया, मैंने घर देने पे टैक्स लगा दिया, मैंने माली देने पे टैक्स लगा दिया, मैंने बिजली देने पे टैक्स लगा दिया, मैंने लोन माफ करने पे टैक्स लगा दिया, मैंने लोन के इंटरेस्ट माफ करने के ऊपर टैक्स लगा दिया, मैंने जो है और बाकी चीजों पे टैक्स लगा दिया। अगर किसी चीज पे टैक्स लगाना भूल गया तो पॉइंट 13 में उसको गिरा दो। वेयर एन एम्प्लॉयर हैज प्रोवाइडेड अ परक्विजिट विच इज नॉट कवर्ड अबव, जो पर कवर नहीं हुआ, मैं भूल गया हूं, उसके लिए पॉइंट 13 है मेरे लिए। द सैलरी शैल इंक्लूड द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ दैट परक्विजिट एट द टाइम इट इज प्रोवाइडेड लेस अमाउंट पेड बाय, उसमें से माइनस कर दो पैसे जो एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को दिए। तो ये पॉइंट 13 जनरल है, अगर कोई और पॉइंट नहीं लगेगा तो ये 13 लगा देंगे। मतलब कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को जो भी दे दे वो सैलरी इनकम में ऐड होगा। ओके, बांटे भाई हैंड सफा। जल्दी बांटे। बस ठीक है। हाँ, दो सेट बनवा दो इसके। ठीक है, जोहर को कहीं। ओके, कॉपीज उधर दे दी। ओके, ये हैंड सफा आपके सामने आया है भाई। ये सेकंड लास्ट रो में इधर आए ना, एक की तो जगह बनाए। ओके, एक लफ्ज है, आगे हो यारनी, आगे हो, इस जमाना में आपको बता दिया, वैसा नहीं है। अच्छा जी भाई, एक लफ्ज है प्रोवाइडेड और एक लफ्ज है ट्रांसफर्ड, सोल्ड या गिफ्टेड। तीनों के एक ही मानी है, ट्रांसफर्ड, सोल्ड या गिफ्टेड। प्रोवाइडेड का क्या मतलब है? कितने अरसे के लिए एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया? जब तक नौकरी कर रहे हो। और ट्रांसफर्ड सोल्ड का क्या मतलब है? कितने अरसे के लिए एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया? हमेशा के लिए। ट्रांसफर्ड, ये मैंने तुम्हें दे दिया। सोल्ड, ये मैंने तुम्हें बेच दिया। गिफ्टेड, ये मैंने तुम्हें तोहफे में दिया। अच्छा जी, शुरू करते हैं गड्डी से। अगर गाड़ी एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को थोड़े अरसे के लिए दी है, जितना अरसा नौकरी कर रहा है, तो ऐसी सूरत में हमने पढ़ा था 5 या 10% गाड़ी की कॉस्ट या फेयर वैल्यू का ऐड होगा, और ये पढ़ा था सेक्शन 13 के 3 में। लेकिन अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को गाड़ी हमेशा के लिए दे दे, शौकत इधर आओ, ब्लाइंड्स नीचे करो। सर क्या हुआ, मुझे कराने लगे? नहीं, वो देखो गाड़ी, वो मैं तुम्हें दे रहा हूं। सर गुस्से से क्यों कह रहे थे? ऐसी डराने के लिए शौकत, वो गाड़ी तुम ले लो। सर मुफ्त में? शौकत लुटनी मची हुई। बाजार में ये 10 लाख की है, तुम्हारे लिए 2 लाख की। सर सर सर, यू आर रियल सर। ओके, अब बाजार में 10 लाख की है, शौकत कितने पैसे देगा एम्प्लॉयर को? इसे ट्रांसफर्ड भी कहते हैं, सोल्ड भी कहते हैं, इसे गिफ्टेड नहीं कहते क्योंकि पैसे मांग रहे हैं। तो अब कैसे सैलरी में ऐड होगा? फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ कार एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर लेस अमाउंट पेड बाय, उसमें से माइनस करते हैं वो पैसे जो एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को दिए। और अगर गिफ्टेड होगी तो भी यही फॉल करेगा, लेकिन अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर 0 होगी। शौकत, वो गाड़ी, सर मैं कितने पैसे दूं? शौकत, ऐसी बातें तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगती, तुम मेरे एम्प्लॉय होके मुझे पैसे दोगे? जाओ यार शौकत, ये गाड़ी तुम्हारी। तो इट इज गिफ्टेड। स्टूडेंट
एम्प्लॉयर के अलावा, एम्प्लॉयर से जो भी गिफ्ट मिलेगा वो इस चैप्टर में गिरेगा। ओके, घर तक आ जाए। नहीं पापा। अच्छा जी, घर प्रोवाइड किया है। जितना अरसा नौकरी कर रहे हो शौकत, ये घर तुम्हारा, जितना अरसा नौकरी कर रहे हो। ये कनाल का घर है, इसमें रहो शौकत तुम। हायर ऑफ 45% ऑफ बेसिक सैलरी अमाउंट दैट वुड हैव बीन पेड हैड नो अकोमोडेशन बीन प्रोवाइडेड। 13 के 12 में पढ़ा था। 2 दिन बाद दोबारा, शौकत इधर आओ, वो छोटी सी घड़ी नजर आ रही है 5 मरले की, वो तुम रख ही लो। सर आर यू सीरियस? यस शौकत आई एम। वो तुम रख ही लो। तो मेरे भाई 13 का 11 लगेगा, ऊपर वाला लिख लें इधर, 13 का 11। ये इस तरह तो लगा हुआ है, लेकिन 13 का 11 लिख लें। 13 का 11 लगेगा। और 13 का 11 क्या कहते हैं? फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द हाउस एट द टाइम ऑफ लेस अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय। ओके, नेक्स्ट। अच्छा भाई, लैपटॉप, ओवन, वॉशिंग मशीन, धोने वाली मशीन, फ्रिज, फर्नीचर, इसमें राइट साइड पे आ जाए पहले। ट्रांसफर्ड, सोल्ड। तो भाई ऐसी सूरत में क्या होगा? ऐसी सूरत के अंदर वही फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ लैपटॉप। 4 दिन बाद, शौकत इधर आओ। शौकत ये कपड़ा उठाओ। सर ये लैपटॉप। शौकत ले जाओ। शौकत चुप करके ले जाओ, किसी एम्प्लॉय को पता ना चले। सर कोई पैसे पूछे? हाँ यार 10 रुपए दे दो। अब मार्केट में 60,000 के 10 रुपए माइनस कर देंगे। दैट विल बी एडेड इन इनकम फ्रॉम सैलरी। वो इनकम फ्रॉम सैलरी में ऐड हो जाएगा। अच्छा भाई, ऐसा भी हो सकता है कि एम्प्लॉयर जरा कंजूस हो और एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कहे कि ये मैं तुम्हें लैपटॉप, ओवन, वॉशिंग मशीन, फ्रिज या फर्नीचर या ईटीसी दे रहा हूं, लेकिन सिर्फ उतने अरसे के लिए जितना अरसा नौकरी कर रहे हो। भाई अब क्या होगा? अब फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट ऐड नहीं हो सकती, क्योंकि लैपटॉप 2 लाख वाला भी है। तो 2 लाख रुपए उसकी सैलरी में ऐड कर दो और 6 महीने बाद नौकरी छोड़ के चला जाए। ये क्या हुआ? उसे तो वापस करके जाना पड़ेगा। तो अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को लैपटॉप दे और कहे कि जब नौकरी छोड़ के जाओ वापस करना, तो फिर हर साल पता कर लें बाजार में उसका फेयर मार्केट किराया कितना है। फेयर मार्केट रेंट ऑफ एसेट फॉर द ईयर। फिर वैसे ऐसी चीजें किराए पे मिलती नहीं, लेकिन अगर मिल जाएं तो फेयर मार्केट रेंट ऑफ द एसेट फॉर द ईयर लेस अमाउंट पेड बाय, फिर वो पैसे माइनस करते हैं जो एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को दिए। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन राइट साइड एंड लेफ्ट साइड? इधर इधर इस साइड पे आए जरा, इधर लिखें फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट। फेयर मार्केट रेंट नहीं, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट, नॉट फेयर मार्केट रेंट। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स लेस अमाउंट पे, आगे पूरा लिखें, लेस अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय। अब अंडरलाइन करें फेयर मार्केट वैल्यू और उधर अंडरलाइन करें फेयर मार्केट रेंट। ये फर्क है जमीन आसमान का। तो कब पूरे एसेट की वैल्यू ऐड करेंगे? जब ट्रांसफर कर देगा। कब एसेट का किराया ऐड करेंगे? हाँ, अगर कोई पैसे एम्प्लॉयर को दे रहे हैं वो माइनस कर दे। और ये और वाली बात ना लॉ में नहीं लिखी हुई, ये आपके समझने के लिए सिर्फ यहां लिखी है। और वाली बात लॉ में नहीं लिखी हुई, लेकिन ये आईकैप टेस्ट कर रहा है। इन चीजों का ना फेयर मार्केट किराया बाजार से कई दफा पता चलाना मुश्किल होता है। लैपटॉप साल के लिए किराए पे लेने नहीं मिल रहा जी, कैसे पता चलाएं फेयर मार्केट रेंट? जी वॉशिंग मशीन, मैं जी जॉन हूं, मैं अमेरिका से आया हूं, साल के लिए तरह वॉशिंग मशीन किराए पे दे दो भाई। अब बड़ा मुश्किल है किराए पे मिलना। तो इन चीज़ों का असल में ना किराया पता चलाना बाजार में मुश्किल होता है। तो इस इशू को एड्रेस करने के लिए आजकल लोगों ने क्या किया हुआ है, डेप्रिसिएशन चार्ज्ड बाय एम्प्लॉयर को सैलरी में ऐड कर देते हैं।
उसकी क्या वजह है? उसकी बड़ी सिंपल सी वजह है कि एक साहब मिसाल के तौर पे नौकरी कर रहे हैं पेप्सी के अंदर। अब कुछ जनरल बातें मुझे बताएं जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन से हटके हैं। पेप्सी वालों के लिए बिजली का बिल क्या है और वापडा वालों के लिए इनकम। पेप्सी वालों के लिए बिल्डिंग का किराया क्या है और बिल्डिंग के ओनर के लिए इनकम। इसी तरह पेप्सी वाले जो है वो गैस का बिल पे करते हैं, उनके लिए गैस का बिल क्या है और सुई गैस वालों के लिए। अब पेप्सी वालों का एक एम्प्लॉय है, पेप्सी वालों ने उसको लैपटॉप भी दिया, फ्रिज भी दिया और वॉशिंग मशीन भी दी। जितना अरसा नौकरी कर रहे हो उतना अरसा अपने पास रखो। अब ये प्रोवाइड किया। आप बताएं जब पेप्सी वालों ने इसको ट्रांसफर नहीं किया तो फिर नाम तो पेप्सी वालों के रहेगा और ये वॉशिंग मशीन पेप्सी वाले वापस ले लेंगे जब वो छोड़ के जा रहा होगा। तो जब ये वापस लेंगे तो इसका मतलब है ओन तो ये पेप्सी वाले कर रहे हैं। अब जो ओन कर रहा है वो डेप्रिशिएट भी करेगा, तो ये पेप्सी वाले इसको डेप्रिशिएट भी करते रहेंगे। जब पेप्सी वाले डेप्रिशिएट करेंगे तो पेप्सी वाले डेप्रिसिएशन को क्या नाम रखेंगे? और वो डेप्रिशिएट तो नहीं करेगा क्योंकि उसका अपना एसेट नहीं है, वो तो किसी का एसेट यूज कर रहा है। लेकिन जो चीज एक बंदे के लिए एक्सपेंस होती है अगले के लिए। अब पेप्सी वाले फ्रिज को डेप्रिशिएट कर रहे होंगे, ये उधर ठंडा पानी पी रहा होगा। पेप्सी वाले एसी को डेप्रिशिएट कर रहे होंगे, वो उधर ठंडी हवाएं ले रहा होगा। पेप्सी वाले इस्त्री को डेप्रिशिएट कर रहे होंगे, ये उधर जो है वो इस्त्री किए हुए कपड़े पहन रहा होगा। पेप्सी वाले ओवन को डेप्रिशिएट कर रहे होंगे, ये उधर गर्म खाने खा रहा होगा। तो आप बताएं जो चीज पेप्सी वालों की नजर में एक्सपेंस है उसकी नजर में फायदा है, तो इसलिए खींचतान की लॉजिक लगवाई है। तो जो चीज एक बंदे के लिए एक्सपेंस है वो अगले के लिए इनकम है। तो आजकल आईकैप ये कर रहा है कि डेप्रिसिएशन रेट दे देता है एम्प्लॉयर का। तो जिस रेट पे एम्प्लॉयर डेप्रिशिएट कर रहा होगा उस रेट पे एम्प्लॉय भी डेप्रिशिएट करेगा, लेकिन वो डेप्रिसिएशन इसलिए नहीं कि एम्प्लॉय के लिए डेप्रिशिएट हो रहा है, बल्कि एम्प्लॉयर उसको डेप्रिशिएट कर देगा, एम्प्लॉय उसको अपनी सैलरी इनकम में ऐड कर देगा। बिकॉज एम्प्लॉयर इज डेप्रिशिएटिंग एंड एम्प्लॉय इज एप्रिशिएटिंग। अब आपके जहनों में एक सवाल आ सकता था कि गाड़ी और घर के लिए अलग रूल है और लैपटॉप ओवन के लिए अलग रूल है। मेरे भाई गाड़ी और घर एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, इसलिए उनके लिए अलग रूल है। उनके लिए देखें प्रोवाइडेड का अलग, ट्रांसफर का अलग, प्रोवाइडेड का अलग, ट्रांसफर का अलग। लेकिन गाड़ी घर के लिए ये चीजें इतनी महंगी नहीं है, तो इन सारी चीजों को क्लब करके हमने इकट्ठा कर दिया। लंबा सा सफा बनता, गाड़ी, घर, लैपटॉप, वॉशिंग मशीन, ओवन, बला 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 बला। नहीं, गाड़ी और घर के लिए अलग रूल है, बाकी सबको इकट्ठा करके उनके लिए एक ही रूल है। जी पूछें। बस वो डेप्रिसिएशन आमतौर पे आपको ऐसी देगा जिसमें वो भी डेप्रिशिएट हो रहा होगा। अच्छा निकालें आप, मुइन वाला सवाल कर लिया था, मुकरम वाला सवाल निकालें, उसकी बैक पे है। वो एक दिन सफा दिया था आपको मुइन वाले सवाल का। जी भाई स्लो में जगह बनाएं। आप दोनों आगे आ जाएं, येलो शर्ट उधर हो जाए, ये जगह बनवाएं, बैग इधर उठा। बस ठीक है, एक बंदे ने आना है। येलो शर्ट इधर हो जाए, दोनों आगे आ जाएं। नहीं मिलेगा पेज, इसके पास नहीं है, दोनों को मिल गया। मुकरम इज वर्किंग एज अ कमर्शियल मैनेजर। वो एक फाइल बनाई हुई है ना आपने तरतीब से, जिसमें टेस्ट भी लगा रहे हैं, उनके सोल्यूशन भी लगा रहे हैं, सफ़े भी, उसमें देखें वो होगी। ज़रा अगली जिप खोल के देखें बैग की, उधर पड़ी होगी फाइल। मुकरम इज वर्किंग एज अ कमर्शियल मैनेजर, और साथ वाले को मत दिखाएं, वो इससे चौड़ा हो जाएगा, वो सफ़े घुमाया करेगा, उसको पता है मेरे साथ ऐसा बंदा बैठा हो जो संभाल के रखता है। मुकरम इज वर्किंग एज अ कमर्शियल मैनेजर in Airman Engineering Limited
an unlisted public company for past कई साल. He derived the following emoluments during the year ended 30 जून 2005. Basic salary and travel allowance. Okay. जी बोले 2.5 लाख 12. अच्छा जी, ट्रैवल अलाउंस जरा 12 बोले जी 138,000. आगे जी देखिए पॉइंट 1 में गाड़ी उसने ट्रांसफर की है या गाड़ी उसने प्रोवाइड की है. जरा पूरा पढ़े, पूरा पढ़ तो लें पहले. पॉइंट 1 थकना चाहिएगा, पूरा पढ़ें. You keep on पढ़ेंगे. Okay. A used company maintained car for both personal and business use. एक कंपनी की मेंटेन्ड कार उसको दी है पर्सनल और बिजनेस यूज के लिए. अंडरलाइन करके क्या लिख लिया, 5% या 10%? 5%. This car was provided on Yakam July 4 in replacement of previous car. This car was provided in replacement of previous car. This car was provided by employer in replacement of previous. तो ये previous हो गई लाल, ये नहीं हो. और इट इज अ नॉर्म ऑफ बिजनेस कि 3, 4, 5 साल बाद एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कहता है कि यार ये पुरानी गाड़ी आप ऐसा करो मुझे वापस कर दो और तुम्हें मैं नई गाड़ी दे देता हूं. फिर 4-5 साल बाद एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को गाड़ी चेंज करके देता रहता है. दिस कार वॉज प्रोवाइडेड इन रिप्लेसमेंट ऑफ प्रीवियस कार. दिस कार, दिस इसकी बात अब कर रहे हैं, अभी उसको छोड़ें. दिस, अब दिस की बात कर रहे हैं ना. दिस वॉज एली, दिस वॉज परचेज 3 years ago एट अ प्राइस ऑफ 10 लाख. अच्छा, ये 3 साल पहले की खरीद के रखी हुई है. एम्प्लॉयर कहता है यार गाड़ियां महंगी हो रही थी, मैं प्लानिंग करके रखता हूं, मैंने पहले की खरीद के रखी हुई थी इसके लिए, बताया इसको नहीं था. दिस कार वॉज परचेज, लीज नहीं, परचेज. देखने वाली आंख होनी चाहिए. खुद ही इन्वर्टेड कॉमर्स और अंडरलाइनें लगती रहती हैं. देखने वाली आंख होनी चाहिए. और जो देखने वाली आंख ना, दिस कार वॉज परचेज 3 years ago, और जो देखने दिस कार वॉज परचेज्ड 3 years ago, लीज नहीं है. दिस कार was purchased कितने साल पहले भाई? At a price of 10 लाख. However, the fair market value on Yakam July 4 was 8 लाख. बस रुक जाए, इस गाड़ी की बात खत्म हो गई.
आप बताएं, एम्प्लॉयर ने जो एम्प्लॉय को गाड़ी प्रोवाइड की है वो पुरानी प्रोवाइड की है या नई? एम्प्लॉय के नहीं, ये वैसे तो एम्प्लॉय के लिए न्यू है ना, लेकिन एम्प्लॉयर ने कितने अर्सा पहले खरीद के रखी हुई है? 3 साल पहले खरीद के रखी हुई है। मुझे बताएं, लॉ क्या कहता है कि परचेज गाड़ी की कॉस्ट पे रेट लगाना है या फेयर वैल्यू? अब आई कैप परेशान करने में कामयाब हो गया जिन्होंने पकड़ा होगा 8 लाख को। फेयर वैल्यू सिर्फ लीज्ड एसेट के केस में देखनी है। ये गाड़ी चाहे एम्प्लॉयर ने 6 साल पहले भी खरीद के रखी होती, लॉ कहते हैं रेट किस पे लगाना है? परचेज कार की। इफ इट इज परचेज्ड देन वी विल सर्च फॉर कॉस्ट, इफ इट इज लीज्ड देन वी विल सर्च फॉर फेयर। लेकिन अकल लगाएं तो फेयर वैल्यू अच्छी फिगर लग रही है कि कॉस्ट तो हिस्टोरिकल है, 3 साल पुरानी है, फेयर वैल्यू जरा लेटेस्ट है। अकल नहीं लगानी, जो लॉ की वर्डिंग है उस पर रहना है। तो क्या डिसाइड हुआ था? परचेज कार की किस पे लगाना है? बस बात खत्म हो गई, आगे कोई और बात है, उसको छोड़े जी। टेल मी, दिस कार इज प्रोवाइडेड और ट्रांसफर्ड? सेकंड क्वेश्चन, इफ दिस कार इज प्रोवाइडेड, तो आज वाले हैंड सफे पे आए। प्रोवाइडेड है तो राइट साइड वाला रूल लगेगा, लेफ्ट साइड वाला? माय नेक्स्ट क्वेश्चन, इज इट परचेज्ड और लीज्ड? कॉस्ट पकड़ेंगे, फेयर वैल्यू। माय लास्ट क्वेश्चन, इज इट पर्सनल और पर्सनल एंड बिजनेस? अब क्या पकड़ेंगे? 3 बातें। नंबर 1, दिस इज प्रोवाइडेड। नंबर 2, दिस इज परचेज्ड। नंबर 3, पर्सनल एंड जी। प्रोवाइडेड, कॉस्ट बताएं, इनटू एंड पे याद कराना है आपको, न्यूमेरिकल्स का फॉर्मेट बताना है मंडे के टेस्ट के लिए। और ये लकीली आपको टाइम मिल गया 2-2.5 दिन। जिन्होंने स्पोर्ट्स डे पे नहीं जाना, जिन्होंने जाने उनके पास भी 2 दिन हैं, तो कंफर्टेबली तैयारी करें, ये टाइम फिर नहीं मिलना। ओके, सीए में संडे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इंग्लिश वाले। ओके, आगे बढ़ें जी। फुल स्टॉप। ऑन 1 सितंबर 2004, 1 सितंबर 2004 को एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को बुलाया। बशीर सर, मेरा नाम मुकरम है। ओ अच्छा, मुकरम यार, नई गाड़ी किस तरह की चल रही है? सर 3 साल पुरानी आपने करके दी है मेरे लिए। हाँ सर, बहुत अच्छी चल रही है माशाल्लाह, अल्लाह आपके भाग लगाए, बहुत अच्छी चल रही है। यार वो पुरानी तक की करना है? सर जैसे आप कहें, आप कहते हैं मैं ले जाता हूँ घर अपने, घर में भी जरूरत होती है गाड़ी की। यार इंज ना कर, कुछ थोड़े बहुत पैसे कुछ मान जा, कुछ पैसे दे दे, पुरानी ले जा। तो आमतौर पे एम्प्लॉयर यही करते हैं, एम्प्लॉयर को पुरानी गाड़ी की जरूरत नहीं होती, अनलेस कि कोई एम्प्लॉय नया आ जाए, कोई जूनियर एम्प्लॉय आ जाए तो उसको एम्प्लॉयर दे दे गाड़ी, वरना एम्प्लॉयर को पुरानी गाड़ी की जरूरत नहीं होती। एम्प्लॉयर ने बाजार ही बेचनी होती है। तो एम्प्लॉयर के एम्प्लॉय के बच्चे कई दफ़ा कहते हैं कि अब्बू नई गाड़ी तो आ गई है, लेकिन पुरानी से जो मोहब्बत थी ना वो भी किसी तरह को ले ही आए। तो अब ऐसी सूरत के अंदर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को अक्सर ऑफर करता है, अगर तुम चाहते हो तो वो गाड़ी खरीद लो, तो मैं तुम्हें सेल, ट्रांसफर या गिफ्ट कर देता हूं अगर तुम चाहते हो। अब 1 सितंबर को ऑफर देखें क्या आई है। ऑन 1 सितंबर 2004, इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये उसकी नौकरी के मायदे में लिखा हुआ था कि पुरानी गाड़ी उसको दे दी जाएगी। इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, AEL ट्रांसफर्ड। जबरदस्त, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। AEL ट्रांसफर्ड, हैंड सफा आपके सामने खुला हुआ है, ट्रांसफर्ड, बेची दी। AEL ट्रांसफर्ड, लाल 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 टू मुकरम, मुकरम ये लाल ले जाओ, टू मुकरम, एट बुक वैल्यू, एट बुक वैल्यू। ये क्या मतलब होता है? मुकरम टेक इट एट बुक वैल्यू।
मुकरम पूछता है सर कितने में लूं, कहते हैं एट 1 लाख, 1 लाख दे दो, एट फ्री ऑफ कॉस्ट, मुफ्त में ले जाओ, नहीं छोड़ो, एट बुक वैल्यू ले जाओ। इसका मतलब है एम्प्लॉयर उसी वक्त अकाउंटेंट को फोन करेगा, बताओ कॉस्ट माइनस अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन टी अकाउंट में कितनी आ रही है गाड़ी की। अकाउंटेंट बताएगा सर इतनी बुक वैल्यू आ रही है, तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कहेगा जितनी बुक वैल्यू उतने पैसे दे दो और ले जाओ, मार्केट वैल्यू को छोड़ो, जितनी बुक वैल्यू आ रही है उतनी दे दो और गाड़ी को ले जाओ। अब ये पैसे कौन किसको देगा? बुक वैल्यू को बुक वैल्यू होने की वजह से मैं उठाने लगा हूं या बुक वैल्यू को इस वजह से उठाने लगा हूं कि ये पैसे एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को दे रहा है? बुक वैल्यू को तो लफ्ज़ कहीं लॉ में लिखा ही नहीं हुआ। लॉ में लफ्ज़ लिखा हुआ है फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी लेस अमाउंट पेड बाय, उसमें से वो पैसे माइनस कर दें जो एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को दिए। अब बताएं बुक वैल्यू ये जो गिवन हुआ करेगी सवाल में, इसे इग्नोर किया करना है, हमेशा इग्नोर किया करना है पुरानी गाड़ी की बुक वैल्यू, लेकिन इसे उठाया भी करना है। अगर कभी लिख दे इट विल बी ट्रांसफर्ड एट बुक वैल्यू, इसका मतलब है ये पैसे एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को देगा। मुझे कैसे पता चला बुक वैल्यू उठानी है सवाल में? एईएल ट्रांसफर्ड कार टू मुकरम एट बुक वैल्यू, बुक वैल्यू को बुक वैल्यू होने की वजह से उठाऊंगा या ये पैसे एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को दे रहा है? ट्रांसफर्ड एट, ये एट वाज मेन थिंग, ट्रांसफर्ड एट बुक वैल्यू। The market value of the car at the time of transfer was 4 lakh, whereas its book value was, बुक वैल्यू को इग्नोर किया करना है भाई, हमेशा इग्नोर किया करना है। लेकिन आज के सवाल में एक मसला है, एक लफ्ज उसने थोड़ा सा पहले लिख दिया है, टू मुकरम एट बुक वैल्यू। अगर आज के सवाल में लिखा होता टू मुकरम एट फ्री ऑफ कॉस्ट और फिर आगे 4 और 2 दोनों दिए होते, फिर बुक वैल्यू को इग्नोर करते। तो बुक वैल्यू को बुक वैल्यू होने की वजह से हम कंसीडर कर रहे हैं या बुक वैल्यू को एट बुक वैल्यू की वजह से कंसीडर कर रहे हैं? आप बताएं एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कितने में बेची, हालांकि बाजार में कितने की बेच सकता था? हो ये वाली कार प्रोवाइड की है या ट्रांसफर की है? ट्रांसफर की। ओके, व्हाट इज द फॉर्मूला? माइनस बुक वैल्यू नहीं, माइनस अमाउंट पेड। बुक वैल्यू सवाल में इग्नोर करनी है, लेकिन आज के सवाल में मजबूरन मैं उठा रहा हूं। एक लाख का सैलरी इनकम ऐड कर देंगे। ओके, आराम से तय करें कि तो बंदा होता यहाँ है, सोच कहीं और होती है।
ओके चलें जी आगे पढ़ें। हो गया ओके। किस महीने एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया है? सितंबर में। अच्छा सितंबर के बाद ये ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स किसके नाम लग गए होंगे? ऑब्वियसली सोल्ड ट्रांसफर्ड गिफ्टेड में हमेशा उसके नाम लग जाएंगे। आप गाड़ी लीगली एक्साइज के दफ्तर में किसके नाम होगी? एम्प्लॉय के नाम, क्योंकि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को हमेशा के लिए बेच दिया। अब ये एम्प्लॉय की जाती गाड़ी है या ये कहेगा मुझे एम्प्लॉयर ने दी हुई है? और ये एम्प्लॉयर ने दी हुई है, वो तो पैसे दे के लिए है, 2 लाख रुपया दे के ले लिए इसने गाड़ी। ओके अच्छा सितंबर गुजरा, अक्टूबर गुजरा, नवंबर गुजरा, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। 31 मई को खाना खा रहे थे रात को, 20 बच्चे बैठे हुए थे, तो छोटा बेटा असलम बोला अबू बस, अबू मुकरम बस ये है ना ये पुरानी गाड़ी अब वो बहुत पुरानी हो गई है, हम सायों को बेच दें, हम सायों को बेच दें, देखी जाएगी, बॉल नहीं देते मेरी, बॉल नहीं देते मेरी, तो बेच दे, देखी जाएगी। पढ़े जरा। अबू मान गए। ऑन 1 जून 2005 डैड सोल्ड दिस कार, दिस अब कौन सी दिस है? अब वो दिस ये वाली नहीं बेच सकता, ये एम्प्लॉयर बेच के तो दिखाए, वो एयरमैन की जगह पता नहीं चेयरमैन बना देंगे उसे फिर। ओके ऑन 1 जून 2005 मुकरम सोल्ड दिस कार। अब भाई ये इस वाली गाड़ी की बात चल रही है, उत्ते वाली। दिस कार टू हिज नेबर एट अ प्राइस ऑफ, जी उसने नेबर को गाड़ी 3.5 लाख की बेच दी। चलें जी निकालें कैपिटल गेन का चैप्टर, निकालें जी कैपिटल गेन का चैप्टर। पेज नंबर 200। चलें जी 200 खोलें। जी कसम खाई हुई है ना खोलने की, जल्दी करें। कैपिटल एसेट की डेफिनेशन आ रही होगी पहले सफे पे, इसमें पॉइंट डी आ रहा होगा। ये एक्सेप्शंस हैं कैपिटल एसेट की, बट डज नॉट इंक्लूड पर्सनल। जी गाड़ी पर्सनल हो चुकी है ऊपर वाली, मूवेबल है, पर्सनल मूवेबल। अच्छा ज्वेलरी तो नहीं है, पेंटिंग तो नहीं है, तो भाई इस चैप्टर में आपको बताया था कि पर्सनल मूवेबल चीज का बेचना किसी हेड में नहीं जाता, ना सिर्फ कैपिटल गेन किसी हेड में नहीं जाता, बल्कि अगले सफे पे जाके देखें। एक और हमने मिसाल की थी, अगले सफे से अगले सफे के एंड पे, तो आप लोग सफे पलटी जा रहे हैं, अगले से अगला होता है, एक एक करके चलें। अच्छा जी कासिम वाला मिसाल, उसमें कार बेची थी, बिल्कुल उस दिन जिस तरह कार का बेचना इग्नोर किया था, उस दिन तो बड़े आप लगे हुए थे, इट इज पर्सनल मूवेबल इसलिए छोड़ें इसको, इसका गेन नहीं निकालना, तो आज भी उसी तरह लगे रहे। इट इज, तो इस मिसाल में देखिए हमने क्या किया था, हमने कहा था कि इट इज पर्सनल मूवेबल इसलिए इसको इग्नोर कर दें। तो अब गाड़ी अब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के रिलेशन से बाहर आ चुकी है, अब इस गाड़ी का एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के रिलेशन से कोई ताल्लुक नहीं, सैलरी का चैप्टर तो इस पे लग नहीं सकता। अगला सवाल है अब जाती एसेट्स बेचने पे कौन सा चैप्टर है? वो कैपिटल गेन है, लेकिन कैपिटल गेन का चैप्टर भी इतना सख्त दिल नहीं है। कहते हैं जाती एसेट्स में ज्वेलरी पे टैक्स लगा देता हूं मैं, पेंटिंग पे लगा देता हूं, जाती एसेट्स में फर्नीचर पे मैं नहीं लगाऊंगा टैक्स, गाड़ी पे मैं नहीं लगाऊंगा, बर्तनों पे मैं नहीं लगाऊंगा, मूवेबल पंखों पे मैं नहीं लगाऊंगा, एसी पे मैं नहीं लगाऊंगा। तो भाई जाती एसेट्स का बेचना किसी हेड में टैक्सेबल नहीं है, या कुछ बच्चे कहते हैं अदर सोर्स में टैक्सेबल है, नेवर। जाती एसेट्स का बेचना है टैक्सेबल, वो गिने चुने हैं, ज्वेलरी पेंटिंग। जाती एसेट्स बेचने पे गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेना चाहती लोगों से, सिवाय ज्वेलरी पेंटिंग वगैरह के। नोट्स, सवाल में कहीं जाके नोट्स, कार इज पर्सनल मूवेबल प्रॉपर्टी, so no gain will be calculated, so gain loss not taxable
under any head. So gain loss not taxable under any head. Car is personal movable property, so gain loss is not taxable under any head. ऐसा कब किया था? लिख लें पेज नंबर 203 पे किया था। ऐसा पेज नंबर 203 पे किया था, 202 पे, मेरा भी ये ख्याल था 202 पे किया था। पढ़े जरा। अच्छा, इससे ज्यादा डिटेल में कभी ये एडजस्टमेंट टेस्ट नहीं हुई। ये सबसे ज्यादा डिटेल में एक दफा आके आपने चेक की थी पॉइंट 1, इससे डिटेल में ज्यादा कभी चेक नहीं हुई, नेवर। बड़ी आसान इंग्लिश होती है, इस दफा थोड़ी डिटेल में गया है वो। देखे आपने पॉइंट 1 में, आई यूज कंपनी मेंटेन कार बोथ फॉर ऑफिशियल एंड बिजनेस एंड पर्सनल यूज, दिस वॉज प्रोवाइडेड। तो ये वाली प्रोवाइडेड में फारग होगी। दिस वॉज प्रोवाइडेड टू हिम ऑन जनवरी जुलाई 2004 इन रिप्लेसमेंट ऑफ प्रीवियस कार। दिस प्रीवियस को छोड़ो भी, फिर दिस की बात करते हैं। दिस वॉज परचेज 3 years ago, परचेज्ड एट 10 लाख, तो फेयर वैल्यू इग्नोर कर दिया 8 लाख। नेक्स्ट, अब पुरानी गाड़ी की बात। ऑन 1 सितंबर इन अकॉर्डेंस विद द नौकरी के टर्म्स AEL बेच द पुरानी कार टू मुकरम एट बुक वैल्यू, द मार्केट वैल्यू वॉज 4 लाख, whereas book value was 2 लाख। ऑन 1 जून छोड़े तो यहां तक गेन जो है वो सैलरी में जाएगा, क्योंकि एम्प्लॉयर ने उसे 4 लाख वाली चीज 2 लाख में बेच दी। बस ठीक है। पॉइंट 2 जल्दी जल्दी पॉइंट 2 कर दें, खत्म करें, फारग करें, सबने खत्म होना है एक दिन, जल्दी करें। पॉइंट 2 हैंड सफा खोले ना, और पॉइंट 2 जरा देखें कहां फॉल करे। कह दें, मैसेज कर। मुकरम, नीली गाड़ी कैसी चल रही है? सर जबरदस्त औसम, किसी दिन आए आपको लॉन्ग ड्राइव कराता हूं। मुकरम, पुरानी गाड़ी का क्या बना? सर उसकी मैं बात करूंगा आपसे, वो मैं टाइम निकाल के ना, कि इससे आपका मूड अच्छा हो तो बताइएगा। अच्छा चलो ठीक है मुकरम। मुकरम यार तो पसीना आया होता है जब घर से आता है तो। सर घर में AC नहीं है। मुकरम ये कफ पे मैल लगी हुई है। सर वो बस क्या बताऊं, वॉशिंग मशीन भी खराब हुई है। मुकरम परेशान ना हो, घर पहुंचो, ये चीजें पहले पहुंच रही हैं। सर मोटर लगी हुई है इनको। हाँ मुकरम, 2 AC माशाल्लाह, एक इधर लगाया करो एक उधर लगाया करो, बीच में सोया करो। 2 AC एंड धोने वाली मशीन फॉर यूज एट होम, इनको घर में रखना, ये ना मशीन इधर ले आना साथ। ओके, द कंबाइंड बुक वैल्यू ऑफ दीज अप्लायंसेस वाज, द अप्लायंसेस आर रिटर्नेबल टू AEL। आप बताएं ये गाड़ी है, AC है, या इन दोनों के नीचे वाली चीज है ये? ओके आप बता दें, प्रोवाइडेड का रूल लगेगा, ट्रांसफर्ड का? हमेशा के लिए दिए या थोड़े अरसे के लिए? कैसे पता चला? आर रिटर्नेबल, आर रिटर्नेबल से पता चला। आर रिटर्नेबल का मतलब प्रोवाइडेड, आर ट्रांसफर्ड नहीं, आर रिटर्नेबल, रिटर्नेबल टू AEL आफ्टर 3 years। 3 साल बाद जरा बेहतर वाली वॉशिंग मशीन हो सकता है, एम्प्लॉयर ने भी कुछ सोचा होता है, ये पता नहीं क्या है मुकरम। अच्छा, AEL चार्ज्ड 10% डेप्रिसिएशन ऑन दीज अप्लायंसेस। ये एम्प्लॉयर का डेप्रिसिएशन रेट है, लेकिन मैंने आपको बताया है कि धुले हुए कपड़े एम्प्लॉय पहन रहा होगा और चिलिंग AC में एम्प्लॉय सो रहा होगा।
H2O ले आओ, H2O। ओके अच्छा बताएं। 3 लाख, अच्छा मैं ऐसे खड़ा कह रहा 3 लाख। मैन एसी और वॉशिंग मशीन प्रोवाइडेड जी into 10% comes to 30,000। मोबाइल तो नहीं मेरा लेके जा रहे। 30,000 ओके। तो जो एम्प्लॉय डेप्रिशिएट कर रहे हैं वो एम्प्लॉय अप्रिशिएट कर रहे हैं। टेस्ट में वो डाल दिया ना क्वेश्चन 1 जो कहा था, जबरदस्त। ये मंडे को दिल से देना है, ये टेस्ट आपका सही जबरदस्त टेस्ट होगा। ये पिछले सारे की रिवीजन हो जाएगी आपकी। हेड्स ऑफ इनकम रिवाइज करके हैं, इसीलिए आपको सैलरी नहीं दिया। पिछले सारे हेड्स हैं और टैक्स क्रेडिट्स है और चैप्टर 4 थ्योरेटिकली। ओके कम ऑन पॉइंट 3। कम ऑन पॉइंट 3, कम ऑन गाइस पढ़े। हैंड रिटन सफा सामने रखा हुआ है आपने शायद, उस पे 6 डब्बे बने हुए हैं, 6 में से 7 वाले बता दें, ए वाला डब्बा और लगेगा। जी भाई, इज इट कार, इज इट हाउस, इज इट ETC? तो ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड है अदर देन कार, अदर देन। इज इट प्रोवाइडेड, इज इट ट्रांसफर्ड? यस, ट्रांसफर्ड मीन्स सोल्ड, ट्रांसफर्ड फॉर एवर गाइस। ऑन 1 जनवरी 2005 3 लफ्ज आईकैप यूज करता है, ट्रांसफर्ड, सोल्ड या गिफ्टेड। अगर इन 3 लफ्जों को आईकैप ने इस्तेमाल ना किया तो हर ऐसा लफ्ज जिसमें चीज का हमेशा के लिए जाना पाया जाए वो मुराद होगा। तो अगर चीज हमेशा के लिए जा रही है एम्प्लॉय के पास तो उसके लिए ट्रांसफर्ड, सोल्ड, प्रोवाइड, गिफ्टेड के अलावा भी कोई लफ्ज यूज हो सकता है। और थोड़े अरसे के लिए जा रही है तो लफ्ज यूज होगा प्रोवाइडेड या रिटर्नेबल। जैसे हमने पढ़ा था प्रोवाइडेड या रिटर्नेबल, तो कॉन्सेप्ट आना चाहिए, अल्फाज नए यूज कर सकता है वो। ठीक है, देख ली ऊपर लाइटें गिन ली, अब सवाल की तरफ आ जाओ। ओके अच्छा भाई, अंडरलाइन करें इन्वेंट्री। इज इट कार, इज इट हाउस? तो रूल सफे के एंड वाले लगेंगे। दूसरा, इज इट सोल्ड और प्रोवाइडेड? अब इससे पहले कि मैं आगे पढ़ूं और उसके दिए हुए डाटा से परेशान हूं, रूल ये है फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेंट्री माइनस अमाउंट पेड बाय सोल्ड इन्वेंट्री फॉर 12,000। ये क्या चीज है, सोल्ड इन्वेंट्री फॉर 12,000? ठीक है, सोल्ड इन्वेंट्री, आई एम सेलिंग यू माइक फॉर इतने का बेच रहा हूं। ऊपर लिखा हुआ था सोल्ड कार एट का भी वही मतलब था। इधर लिखा हुआ है सोल्ड इन्वेंट्री फॉर, उसका भी यही मतलब है। इन्वेंट्री ट्रांसफर्ड। ओके, फेयर मार्केट वैल्यू माइनस अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय। व्हाट इज अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय? फेयर मार्केट वैल्यू ढूंढ लेते हैं।
फेयर मार्केट वैल्यू ढूंढनी है प्लीज, रूल। द नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, अंडरलाइन करके फेयर वैल्यू लिख लें, फिर मैं आपको बताता हूं एनआरवी को फेयर वैल्यू क्यों कहते हैं। द नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एट एंड ऑफ यकम जनवरी एंड एट एंड ऑफ 30 जून वाज इतने एंड इतने। क्या किस रेट की उठाएं फेयर मार्केट वैल्यू? साल के एंड की या जिस दिन ट्रांसफर हुई? तो ट्रांसफर किस दिन हुई? तो 24,000 को बाइट करें, काटें। ओके नेक्स्ट, AEL हैड एक्वायर्ड इट एट अ, ये तो हिस्टोरिकल कॉस्ट है, ये तो पिछले वो साल के शुरू में कह रहा है 35,000 की खरीदी थी। तो भाई इससे हमें क्या कंसर्न? जैसे आपको कहा था फादर ने गिफ्ट दिया, तो हमें जिस दिन मिला उस दिन की फेयर वैल्यू देखनी है, ये नहीं देखना फादर ने कितने का खरीदा था। तो अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कोई चीज हमेशा के लिए दे दे और सवाल का एम्प्लॉयर ने इतने की खरीदी थी और जिस दिन मिली उस दिन फेयर वैल्यू ये थी, बताएं हमारे लिए क्या रेलेवेंट है? वो जो अभी गाड़ी थी ना, गाड़ी ये वाली जो प्रोवाइड की थी, इसमें रूल फेयर वैल्यू नहीं था, इसमें रूल था एम्प्लॉयर ने खरीदी कितने की थी, इसमें रूल था एम्प्लॉयर ने खरीदी कितने की थी। लेकिन ये जो बाकी चीजें हैं, लैपटॉप वगैरह सारी चीजें, इनके लिए रूल क्या है? रूल पढ़े, रूल डब्बे क्या लिखा है आपने? फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट लेस अमाउंट, इट इज नॉट कार, इट इज नॉट हाउस, इट इज इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री होने की वजह से ये आखिरी में फॉल करेगी। और आप बता दें इसकी फेयर मार्केट किराया देखेंगे साल का या फेयर मार्केट वैल्यू? फेयर मार्केट वैल्यू या एम्प्लॉयर ने कितने की खरीदी? फेयर मार्केट वैल्यू। ओके जी, फेयर मार्केट वैल्यू बता दें। 22। सवाल मुकम्मल हुआ जी। हाँ यही आएगा बिल्कुल, राइट साइड पे। नहीं यहाँ पे, जहां पे आपके यहाँ तो फेयर मार्केट रेंट आएगा फॉर द ईयर, राइट साइड पे आएगा फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर। ये देखें भाई, इसका मतलब क्या होता है? ये देखें कि ऊपर वाली बात एज इट इज, इसका मतलब क्या होता है? ऊपर वाली बात क्या है? फेयर मार्केट वैल्यू एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर, ट्रांसफर के टाइम के फेयर वैल्यू। अच्छा भाई, अब ये आईकैप को ऐसा करना नहीं चाहिए था, एनआरवी का लफ्ज यूज करना नहीं चाहिए था, बिकॉज एनआरवी फेयर वैल्यू के बराबर कभी कभी होती है, कभी कभी नहीं होती। एनआरवी का फॉर्मूला है एस्टिमेटेड फेयर वैल्यू माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल, या एस्टिमेटेड कॉस्ट टू रिपेयर भी कभी होता है। बहरहाल एनआरवी का फॉर्मूला है एस्टिमेटेड फेयर वैल्यू माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल। तो शायद इस इन्वेंट्री की कॉस्ट टू सेल 0 हो, तो फिर बहालत मजबूरी एनआरवी को फेयर वैल्यू कहा जा सकता है, वरना वैसे एनआरवी को फेयर वैल्यू नहीं कहा जा सकता। लेकिन अब उसने कर दिया था तो पेपर में मजबूरन आपको फिर 22,000 को ही लेना पड़ना था, कुछ ना कुछ तो सैलरी में ऐड करना था ना। तो अगर कॉस्ट टू सेल 0 है तो एनआरवी और फेयर वैल्यू बराबर होती हैं, यू नो। Oh man, it took too much time। किताब पे आ जाए। हाँ, न्यूमेरिकल का फॉर्मेट टेस्ट के लिए। पेज 383, पेज नंबर 383।
जी भाई, सबसे पहले क्या आ रहा है? सैलरी, फिर कोई भी हो सकता है, सैलरी, बिजनेस, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, फिर क्या आ जाएगी? टोटल इनकम। 4 डिडक्टेबल अलाउंसेस है, नीचे देखे बगैर बताने हैं। मैं बताऊंगा, आई हैव चेंज माई डिसीजन, इस तरह नहीं समझ आना। ज़कात, इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन और डोनेशन जो आपने दी है स्पेसिफाइड इदारों को जो क्लॉज 61 वाले हैं, और इसके साथ जो है वो बच्चों की एजुकेशन का खर्चा। टोटल इनकम में से 4 चीज़ें माइनस करने की इजाज़त है। ज़कात, प्रॉफिट ऑन डेट ऑन हाउस लोन, एजुकेशन एक्सपेंसेस ऑफ मुन्ने मुन्नी एंड डोनेशंस टू इंस्टीट्यूट स्पेसिफाइड इन क्लॉज 16। ये आखिरी सफ़े पे बताया था चैप्टर के, टैक्स क्रेडिट्स के चैप्टर के आखिरी सफ़े पे ये बात बताई थी कि डोनेशन 2 किस्म की होती हैं, भूल गई होंगी। टैक्सेबल इनकम आ जाएगी, इसके बाद निकलेगा ग्रॉस टैक्स ऑन इनकम फॉलोइंग अंडर नॉर्मल टैक्स रिजीम। इससे मुराद है पेज 34 और 35 चैप्टर 4 का, इससे मुराद है पेज 34 और 35। इसके बाद कैपिटल गेन चाइना, बिजनेस इथोपिया की तरह फॉरेन टैक्स क्रेडिट माफ करेंगे। फिर उसके बाद माफ करेंगे सेक्शन 61 से 63 चैरिटी, शेयर्स, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, अप्रूव्ड पेंशन फंड, वो टैक्स क्रेडिट माफ करेंगे। फिर आ जाएगी नेट टैक्स लाइबिलिटी। नेट का क्या मतलब है और ग्रॉस का क्या मतलब है? हाँ, और नेट का मतलब टैक्स क्रेडिट्स माइनस हो गए। इसके बाद ऐड होगी टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक इनकम्स। हमारे सिलेबस में 3 है, सिक्योरिटीज, प्रॉपर्टी इनकम और डिस्पोजल ऑफ। इसके बाद ऐड होगा टैक्स ऑन यानी डिविडेंड। आगे ना पढ़ें, छोड़ें, आगे अभी आपको फिर किसी दिन कराया जाएगा। तो ओवरऑल फॉर्मेट अगर आप बनाएं तो ओवरऑल फॉर्मेट क्या बनेगा? एक मिनट, इसको कहते हैं टोटल इनकम। इसमें से माइनस करते हैं डिडक्टेबल 4, तो जवाब आ जाता है, जवाब ही आ जाता है, जवाब आ जाता है टैक्सेबल इनकम। इनको कहते हैं नॉर्मल इनकम्स। इनके टैक्स के लिए आप जाते हैं पेज 34 35 पे, लेकिन इनके टैक्स को ग्रॉस कहा जाता है क्योंकि अभी टैक्स क्रेडिट माइनस नहीं हुए होते। देख लें ऊपर, ग्रॉस टैक्स, नॉर्मल टैक्स रिजीम। इसमें से माइनस होते हैं टैक्स क्रेडिट्स, फॉरेन टैक्स क्रेडिट और 61 से 63 का। ये तो ब्रॉडर पिक्चर दे रहा हूं न्यूमेरिकल की, वो तो एक्सपेंडेड पिक्चर है, ये जरा सिंप्लीफाइड वर्जन ताकि एक स्केच जहन में बने। हेड्स ऑफ इनकम इज इक्वल टू माइनस ज़कात वगैरह 3 चीजें और टैक्सेबल इनकम। रख लिया रजिस्टर, रख लो अंदर, मैं बात करूं। अच्छा, टैक्सेबल इनकम निकल आएगी, फिर आप इस पर टैक्स रेट लगाएंगे, इट विल बी योर ग्रॉस टैक्स। फिर टैक्स क्रेडिट्स 2 किस्म के हैं, फॉरेन टैक्स क्रेडिट और सेक्शन 61 से 63 का टैक्स क्रेडिट। इस टैक्स लायबिलिटी का नाम होगा नेट टैक्स। अभी तक आपने रेट्स कोई नहीं खोले सिवाय इसके। अब आप क्या करेंगे? ऐड टैक्स ऑन इनकम फ्रॉम, टैक्स ऑन सिक्योरिटीज एंड टैक्स ऑन डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इसको आप कहेंगे टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक। ये ओवरऑल ब्रॉडर पिक्चर है न्यूमेरिकल की।
इसमें आप ऐड करेंगे डिविडेंड वाला, इसको कहते हैं सेपरेट ब्लॉक, नहीं फाइनल टैक्स। अब जब न्यूमेरिकल आएंगे तो आपने आइडेंटिफाई कर लेना है, पहले ही लेफ्ट साइड पे लिखते जाने, ये हेड ऑफ इनकम है HOI, लेफ्ट साइड पे ये डिडक्टेबल अलाउंस है, मंडे को जो टेस्ट आएगा ये डिडक्टेबल अलाउंस है। फिर आपने लिखना है ये टैक्स क्रेडिट है, फिर आपने लिखना है ये सेपरेट ब्लॉक है। तो जब आप लेफ्ट साइड पे न्यूमेरिकल के हर एडजस्टमेंट को लिखते रहेंगे, ये हेड ऑफ इनकम है, इसका डिडक्टेबल अलाउंस है, इसका टैक्स क्रेडिट है, ये सेपरेट ब्लॉक है, तो फिर प्रॉपर प्लान करना आसान हो जाएगा। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि सवाल में बिजनेस इनकम और कैपिटल गेन इनकम हो, उसके फौरन बाद प्रॉपर्टी इनकम आ जाए, लेकिन आपने प्रॉपर्टी इनकम को तरतीब से नहीं लेके चलना, प्रॉपर्टी इनकम को टैक्सेबल इनकम से ऊपर नहीं लिखना, वेट करना है, फिर वर्किंग करनी है, टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक। तो मंडे का टेस्ट बड़ा शौक से देने, ट्यूसडे को वो सवाल हम करेंगे क्लास में फुल फ्लैज, ट्यूसडे या वेडनेसडे को वही सवाल क्लास में पूरा सॉल्व कराया जाएगा। वो न्यूमेरिकली नहीं है, ये पेज किसका है जी? कोई सवाल पूछ रहा था।